नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 62 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 62 का जो पहला क्वेश्चन है कि इन सीटू में चट्टान के टूटने को कहते हैं, तो इन सीटू में चट्टान के टूटने को कहते हैं वेदरिंग। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाए, जिसको हिंदी भाषा में अपक्षय भी कहा जाता है। तो इन सीतु क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इन सीतु की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है स्थिर चट्टान। तो इन सीतु क्या होता है, एक स्थिर चट्टान होती है, या तो जब ये टूटती है तो उसको वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब चट्टानों की बात करें कि चट्टानें जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो अगर मैं रॉक की बात करता हूँ तो रॉक्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन, जेपीटी कमीशन, किसी भी कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। जो क्लास आपको लाइव मिलने वाली है एज इट इज़ आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है, प्लस एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहने वाला है। साथ में 24/7 डाउट सेशन आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप भी हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ीस मात्र 499 रुपीज़ है। देखिए अगर मैं चट्टानों की बात करता हूँ तो चट्टानें मैंने बताई 3 प्रकार की होती है। एक होती है इग्नियस रॉक्स, जिसको आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको अपसादी चट्टानें, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको कायंत्रित या रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। अब बहुत बार आग्नेय चट्टानों के उदाहरण एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है। अगर मैं आग्नेय चट्टानों की बात करता हूँ तो आग्नेय चट्टानों में आपकी ग्रेनाइट आती है, बेसाल्ट आती है, गेब्रो आती है, और आपका प्यूमिस और डायोराइट। याद रखना है क्या क्या, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, डायोराइट और प्यूमिस, ये सारे के सारे आग्नेय चट्टानों के इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार सेडिमेंट्री रॉक्स होती है अपसादी चट्टानें, ये चट्टानों का दूसरा प्रकार है। देखिए अपसादी जो चट्टानें होती है इसमें आपका सैंडस्टोन, जिसको वलुआ पत्थर कहा जाता है, लाइमस्टोन जिसको चूना पत्थर कहा जाता है, शेल जिसको शेली कहेंगे, कोयला जिसको कोल कहेंगे, जिप्सम हो गया, लोएस हो गया, चोक हो गया, आपका फ्लिंट हो गया और माल हो गया। ये सभी जो है वो अपसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन और शेल और कोयला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिप्सम, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक्स अपसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी आपकी कायंत्रित या रूपांतरित चट्टानें, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। इसमें आपका एक तो मार्बल आता है जिसको संगमरमर कहेंगे, क्वार्टजाइट आता है, क्वार्टजाइट के अलावा स्लेट आता है, सिस्ट आता है, और आपका ग्नीज आता है। तो इस सारे के सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं। मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्नीज, ये आपको सारे का सारा याद रखना है। अच्छा, इरोजन क्या होता है? इरोजन को हिंदी भाषा में अपरदन कहते हैं। तो चट्टानों का टूटना और ढीले पदार्थों का बह जाना ही जो है वो जो ढीले पदार्थ होते हैं उनका बह जाना ही जो इरोजन है, यही कहेंगे। अच्छा, मास वेस्टिंग एक शब्द दिया, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कमीशन एग्जाम देने जा रहे हो तो हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मास वेस्टिंग की बात करता हूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी और मलबे के ढलान से नीचे की ओर जो जब खिसकता है, या ढलान पर जो बड़ी मात्रा पे जो सामग्री हिल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, मास वेस्टिंग कहते हैं। तो कई बार आप सुनते हैं कि मास वेस्टिंग हो गया भाई यहाँ पे, ये किसके कारण होता है? तो ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, इसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन से हमने इतना ही सीखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाव मैदान किसकी क्रियाओं से बनते हैं? ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कमीशन की एग्जाम में पूछे जाएंगे HPRCA के द्वारा। देखिए तो जो भाव मैदान है वो ग्लेशियर, हिमनदियाँ जो होती है इनकी क्रियाओं के द्वारा बनते हैं। अच्छा, ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं। ग्लेशियर से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये वीडियो थोड़ी छोटी जरूर रहने वाली है, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो ये रहने वाली है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखें और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए अगर मैं ग्लेशियर्स की बात करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दुनिया का विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो अंटार्कटिका देश में स्थित है, जिसका नाम है लैम्बर्ट फिशर। क्या नाम है? ध्यान से सुनना है आपने, लैम्बर्ट फिशर।
तो लैम्बर्ट फिशर जो है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ पर पड़ता है, अंटार्कटिका में। तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर अंटार्कटिका में, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर एशिया की बात करें, देखो विश्व का सबसे बड़ा अंटार्कटिका का लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है, लेकिन अगर एशिया की बात करें और भारत की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, अगर मैं सियाचिन की बात करता हूँ तो ये एशिया का तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो भी सियाचिन ग्लेशियर है। और ये पूर्वी काराकोरम जो पर्वतमाला है, पूर्वी काराकोरम जो माउंटेन रेंज है वहाँ पर स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो नुब्रा नदी है या नुब्रा नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो नुब्रा नदी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नुब्रा नदी का स्रोत क्या है, तो नुब्रा नदी का जो स्रोत है वो सियाचिन ग्लेशियर है, इस बात को आपने याद रखना। नुब्रा की बात कर लेते हैं, और जब भी आपको नुब्रा घाटी और नुब्रा नदी की बात होती है तो सीधा क्वेश्चन आता है नुब्रा नदी किसकी सहायक है। तो नुब्रा नदी एक नदी की सहायक है जिसका नाम है श्योक। क्या बोलेंगे भैया, श्योक। तो नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक है, और श्योक आगे जाकर जो श्योक नदी है, देखो नुब्रा कहाँ से आई, सियाचिन ग्लेशियर से, और श्योक में मिल गई, और श्योक में मिलने के बाद आगे वो किस में मिल गई, सिंधु में। तो श्योक नदी सिंधु की सहायक है और नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के नियंत्रण में कब आया। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के नियंत्रण में 1984 कब आया था, 1984 में आया था, इस बात को आपने याद रखना। तो भारत ने अपना जो नियंत्रण स्थापित किया था सियाचिन ग्लेशियर में वो 1984 में किया था। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी। कौन सा है, बड़ा शिगड़ी। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर में, ये ग्लेशियर कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अब इस ग्लेशियर में क्या होता है, तबाही आती है। कब आई थी तबाही, 1936 के आसपास। तो 1936 के आसपास इस ग्लेशियर में, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में तबाही आती है, और तबाही आने के कारण इस ग्लेशियर के द्वारा एक झील का निर्माण किया जाता है, और उस झील का नाम है चंद्रताल झील। तो चंद्रताल झील का निर्माण कैसे हुआ, तो चंद्रताल झील का जो निर्माण है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में तबाही आने के कारण होता है, इस बात को आपने याद रखना। और ये तबाही कब आई थी, 1936 के आसपास आई थी, इस बात को आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही जानेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच मारियाना इज लोकेटेड एट। सबसे गहरी सामुद्रिक खाई मारियाना स्थित है। देखिए जो मारियाना गर्त है, मारियाना जो ट्रेंच है वो कहाँ पर स्थित है, तो मारियाना जो ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशियन, जिसको हिंदी भाषा में प्रशांत महासागर कहा जाता है। तो याद रखना है कि मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है, पैसिफिक महासागर में, या बोलेंगे आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। देखो एग्जामिनर ने किस प्रकार आपको दे दिया पैसिफिक महासागर, जिसने हिंदी में पढ़ा होगा कि पैसिफिक को प्रशांत कहा जाता है, या फिर उसको पता होगा कि प्रशांत महासागर को यही पता नहीं होगा कि प्रशांत को पैसिफिक ही कहा जाता है, तो वो क्या ही आंसर इसका लगाता। तो आपको अंग्रेजी में दोनों मोड में नाम पता होने चाहिए। तो पैसिफिक ओशियन में जो है वो कौन सी है, मारियाना गर्त स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपके पैसिफिक ओशियन की, एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मारियाना की बात करते हैं। तो मारियाना जो ट्रेंच है वो दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, इस बात को आपने याद रखना है। कितनी गहरी है, अब आप बोल रहे हैं ये पैसिफिक ओशियन में ये दुनिया की सबसे गहरी है, ये 11,022 मीटर, 11,022 मीटर गहरी है। एक बार 11,022 मीटर में ना देकर फिट में दिया गया था, तो फिट की बात करें तो 36,000 फिट, फिट में कितनी है, 36,000 फिट गहरी है। और अगर मीटर में बात करें तो 11,022 मीटर गहरी है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसिफिक ओशियन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ओशियन को बहुत अच्छे से मैं इस क्वेश्चन से पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाला है आपको यहाँ से। देखिए अगर मैं पैसिफिक ओशियन की बात करता हूँ, प्रशांत महासागर की बात करता हूँ, तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है विश्व का। तो याद रखना है सबसे गहरा भी है वो कौन सा है,
पैसिफिक ओशियन है। इस बात को आपने याद रखना है। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछा था कि विश्व का ऐसा कौन सा महासागर है जिसका शेप ट्रायंगल है, त्रिभुजाकार है, तो वो भी कौन सा है, प्रशांत महासागर है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये पृथ्वी के कुल कितने भाग पर फैला हुआ है, तो पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी है उसके 1/3 से मतलब कि 33% हिस्सा कवर कर रखा है प्रशांत महासागर ने विश्व का। इस बात को आपने याद रखना है। और ये कुल जितने 5 महासागर, दुनिया में कितने महासागर है, 5 महासागर। कैसे याद करने की ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। PAISA सबसे बड़ा है प्रशांत, फिर है अटलांटिक, फिर तीसरे नंबर पे इंडियन, फिर है साउथर्न और पांचवा है आर्कटिक, सबसे छोटा है। अच्छा, इसके बारे में तो बात करेंगे, मैंने आपको ट्रिक भी दिया, ट्रिक का नाम है पैसा। लेकिन ये 5 महासागरों के 60% हिस्से को अकेले कवर करता है कौन, प्रशांत महासागर। तो 100% में से 60% तो अकेले प्रशांत महासागर आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, हर महासागर में द्वीप भी होते हैं। जैसे हर महासागर की गर्त होती है, वैसे हर महासागर में क्या होता है, द्वीप होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन का, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पपुआ न्यू गिनी। क्या नाम है, पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी जो है वो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इस बात को आपने याद रखना है। और ऐसा महासागर है, अगर प्रशांत महासागर की, पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं तो इसको प्रशांत महासागर भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी फटते हैं वो भी इसी महासागर में फटते हैं। अच्छा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की बात करें, इसकी जो शेप है वो एस आकार का है। तो दुनिया का ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी शेप एस साइज की है, तो एस आकार का जो है वो कौन सा है, तो आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। इस बात को आपने याद रखना है। देखो, ये सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, सबसे ज़्यादा लवणीय महासागर भी है। कितने % लवणीय, तो अकेले 35% लवणीय महासागर है। तो दुनिया का ऐसा महासागर जो 35% तक लवणीय है, तो वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं जैसे पैसिफिक ओशन की सबसे गहरी गर्त मारियाना ट्रेंच है, जो कि दुनिया की भी सबसे गहरी है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा, कमीशन का पेपर देने जाओगे, कि अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी गर्त, सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो है प्यूटोरिको। क्या बोलेंगे मित्रों, प्यूटोरिको। तो प्यूटोरिको ट्रेंच जो है वो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। इस बात को आपने याद रखना है, नाम है प्यूटोरिको ट्रेंच। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपने बोला कि पपुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है। आप ये बताइए अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे कि मारियाना गर्त दुनिया की सबसे गहरी गर्त है और वो किसकी है, प्रशांत महासागर की। उसी प्रकार अटलांटिक महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, वो जो है वो क्या है, दुनिया का भी सबसे बड़ा आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अटलांटिक महासागर की बात करें, शेप इसकी एस टाइप की है। इसको टेलीग्राफिक पठार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, विश्व के किस पठार को, अंध महासागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंध महासागर या टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है, तो वो अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि डेविल्स ट्रायंगल कहाँ पर बनता है, बरमुंडा त्रिकोण कहाँ पर बनता है। तो बरमुंडा त्रिकोण जो है वो अटलांटिक महासागर पर ही बनता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी हम कहते हैं। तो अंध महासागर के नाम से दुनिया के किस महासागर को, तो अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और, लास्ट बात बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें हो गई है। एक घास होती है सारगैसो घास। तो सारगैसो घास कहाँ पर पाई जाती है, तो सारगैसो घास सारगैसो सागर में पाई जाती है। और सारगैसो सागर कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, हिंद महासागर की बात करते हैं, ऑप्शन ए में दिया है। हिंद महासागर का आकार वी और एम आकार का है, आपने देख लेना, या इसकी शेप वी है या एम है, दोनों प्रकार का है। अच्छा, इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ध महासागर अटलांटिक महासागर को कहते हैं और अर्ध महासागर किसको कहते हैं, हिंद महासागर को कहते हैं। ये दुनिया का तीसरा सबसे गहरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का, वो कौन सा है, मेडागास्कर। सारी बातें लिख लो। आपको लग रहा है कि खिचड़ी पक रही है, लेकिन आपकी चीज़ें और कंसेप्ट क्लियर हो रही है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और सबसे गहरी जो गर्त है, सबसे गहरी जो ट्रेंच है, वो है सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त, जिसको आप सभी लोग जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन थोड़ी कम बातें
करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में हो चुकी है। आर्कटिक महासागर के बारे में इतना ही कहूँगा, ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है और ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों से, यहाँ पर यूरोप है, फिर यहाँ पर एशिया है और फिर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, इसके उत्तरी भागों से घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दलदल किसके साथ संबंधित है। तो जो दलदल होता है वो किसके साथ संबंधित होता है, तो वो संबंधित होता है आपके पैलोजिक डिपोज। तो पैलोजिक डिपोज जो है इसके कारण जो है क्या होता है, दलदल इसके साथ संबंधित है। देखिए आपको तो ये शब्द भी आपने पहली बार सुना होगा कि पैलोजिक डिपोज क्या होते हैं। तो देखो इनको ना, जो ये पैलोजिक डिपोज से होते हैं इनको पेलागाइड भी कहा जाता है। तो याद रखना, एक तो इनको क्या कहते हैं, पेलागाइड भी कहा जाता है। ये होते क्या है भाई, देखो ये पैलोजिक डिपोज होते हैं जिसको पेलागाइड के नाम से भी मैंने आपको बताया है। ये होता है, ये खुले समुद्र के तल पर जमा होने वाली महीन दाने वाली जो है वो क्या होता है, एक तलछट होता है। तो जो खुला समुद्र होता है उसका जो तल होता है ना, वहाँ पर जो जमा होने वाले जो महीने दाने जैसे होते हैं उसकी एक तलछट होता है, मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पर, खुले समुद्र के तल पर। तो वहाँ पर जमा होने वाले जो तलछट होते हैं, महीन दाने होते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, पैलोजिक डिपोज कहते हैं। देखो ऐसी ऐसी चीज़ें कमीशन में आती है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। HPRC ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कमीशन के लेवल को बढ़ाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि पैलोजिक डिपोज को पेलागाइड भी कहा जाता है और खुले समुद्र के तल पर जमा होने वाले ये महीन दाने वाले तलछट होते हैं। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा एक बार ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं पैलोजिक डिपोज की बात करता हूँ तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो ये सिलियस उज, क्या बोलेंगे, सिलिसियस उज। क्या है इसका, एक पहला इसका ऑप्शन होता है सिलिसियस उज और कैलेकेरियस, क्या बोलेंगे, कैलकेरियस उज, सिलिसियस उज और लाल मिट्टी। ये 3 प्रकार से बनते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो पैलोजिक डिपोज के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, कैलकेरियस उज है, सिलिसियस उज है, लाल मिट्टी है। एक बार फिर से सुन लो, सिलिसियस उज, कैलकेरियस उज और लाल मिट्टी, ये सभी जो है वो किसके उदाहरण है, पैलोजिक डिपोज के उदाहरण है। इस बात को आपने याद रखना है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई बहुत टफ क्वेश्चन था ये। तो दलदल संबंधित होता है किसके साथ, पैलोजिक डिपोज के साथ। और हो सकता है अगले बार ऑप्शन पेलागाइड भी दिया हो। तो पेलागाइड जो 3 टाइप्स के होते हैं, या पैलोजिक डिपोज या पेलागाइड, दोनों का एक ही नाम है, दोनों समझ जाना है, चलेगा। जो भी आप याद करोगे दोनों चल जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वातावरण का अधिकांश ओजोन कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो सबको आता है और देखो सीधा नहीं क्वेश्चन पूछा था इस बार की ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कहाँ पर, TGT कमीशन के एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे तो ये मैथ आपका बिल्कुल गलत है। आपसे वहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको याद करके भी जाने होंगे। इस बात को मित्रों आप याद रखें। तो ये पाया जाता है कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो समताप मंडल में। देखिए बहुत ही डिटेल से बात करूंगा समताप मंडल की और वायुमंडल की, बहुत बार आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बहुत डिटेल से बताऊंगा कि क्या होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन परत क्या काम करती है, किस लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले ओजोन परत की बात करते हैं। ओजोन परत का काम क्या है, तो ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अगर मैं स्ट्रेटोस्फेयर की बात करता हूँ और ओजोन परत की बात करता हूँ, तो ये जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेज है सूर्य से आने वाली, उनसे हमें बचाती है। तो परावैंगनी किरणों से हमें बचाने वाली जो है वो कौन सी है, तो है आपकी ओजोन लेयर। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। तो परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है ओजोन लेयर। और याद रखना, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन इकाई में नापा जाता है। किसमें, डॉप्सन इकाई में जो है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। इस बात को आपने याद रखना। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं, सबसे पहले पूरे वायुमंडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फीयर, जो आपको ऑप्शन ए में दिख भी रही होगी। दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी आपको दिख रही होगी। तीसरी होती है आपकी मीजोस्फीयर, जो कि मध्य मंडल बीच में होती है। फिर होती है आइनोस्फीयर और सबसे बाहर होती है आपकी 5वीं लेयर, वो होती है एक्जोस्फीयर, जिसको आप बाह्य मंडल कहते हैं। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं,
वायुमंडल की सबसे निचली लेयर कौन सी होती है, तो वो क्षोभमंडल होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो भी ट्रोपोस्फियर में होती है। जितनी भी वेदर से रिलेटेड जो चेंजिंग होंगे वो ट्रोपोस्फियर में क्षोभमंडल इसको कहा जाता है, इसमें होने वाला है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 से 18 किलोमीटर, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है ट्रोपोस्फियर की। दूसरी बात हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, हाँ, इसको ना कन्वेंशनल जोन भी कहा जाता है, संवन मंडल। तो ट्रोपोस्फियर को ना संवन मंडल भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरा था स्ट्रेटोस्फियर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर, अधिकतम ये 50 किलोमीटर तक होती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर तापमान समान रहता है, और समान रहने के कारण बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि वायुयान कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन वगैरह, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ाए जाते हैं। कभी कभार वैसे तो यहाँ पे बादल नहीं होते, लेकिन इसके जो निचला हिस्सा है वहाँ पर एक बादल पाया जाता है जिसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, हिंदी भाषा में पक्षाप बादल। तो समताप मंडल में वैसे तो बादल नहीं होते, लेकिन एक प्रकार का बादल यहाँ पर जरूर पाया जाता है जिसका नाम पक्षाप बादल है, इस बात को आप बिल्कुल याद रखें। अच्छा, मेजोस्फीयर होती है तीसरी परत। तीसरी परत मतलब कि ये जो है वो कौन सी परत है, थर्ड वाली लेयर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है वायुमंडल की तीसरी लेयर, तो वो मेजोस्फीयर है। जितने भी मेट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स का मतलब उल्का पिंड जो है वो कहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, यहीं पर आके, और यहाँ का जो तापमान होता है वो -100 डिग्री तक चले जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। आइनोस्फीयर चौथी लेयर होती है। यहाँ पर इसको जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो यहीं पर होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह भी यहीं पर होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि और यहाँ पर ना जो रेडियो तरंगे होते हैं वो भी परावर्तित हो जाती है। तो जितने भी संचार उपग्रह वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो आइनोस्फीयर में पाए जाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। हर हर महादेव टू ऑल, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।